हेलो स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 5 मार्च 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें हम 5 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज के करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो शुरुआत करेंगे हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। तो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार में हम बेसिकली देखेंगे केंद्र सरकार की इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स के बारे में। थर्ड हमारी कैटेगरी होगी बैंक और वित्त समाचार। तो बैंक अश्योरेंस, पार्टनरशिप और फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज बन रही है वो हम बैंकिंग और वित्त समाचार में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी रक्षा समाचार जिसमें हम डिफेंस न्यूज देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से खेल समाचार देखेंगे, कुछ राज्य सरकार की स्कीम और इनिशिएटिव्स पर चर्चा करेंगे, रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज बनती है उन पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं, दिस इज रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड समाचार और क्लास में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी ऑफ टुडेज लेक्चर के आज के लेक्चर में हमने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। क्लियर? तो ये आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारी स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो पहली हमारी इंटरनेशनल न्यूज है जिसमें दो देशों के प्रधानमंत्रियों के बारे में चर्चा हो रही है। पहले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सेकंड है मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ। तो बेसिकली क्या हुआ है, नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ जी, जिन्होंने मॉरिशस के अगालेका द्वीप पर नए हवाई पट्टी और जेटी का संयुक्त रूप से क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो ये जो उद्घाटन किया गया है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या मैं बोलूं वर्चुअल मीडियम में किया गया है। उन्होंने भारत की वित्तीय सहायता से लागू किए गए अगालेका में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं मुख्य भूमि मॉरिशस और अगालेका के बीच कनेक्टिविटी में सुधार, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती हैं। जेटी भारत के बोइंग P-81 समुद्री निगरानी विमानों के संचालन को सुगम बनाएंगे जिससे दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा भूमिका में वृद्धि होगी। क्लियर? तो पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री का ये जॉइंट वेंचर है जो आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज। ये 2.1 ढाका में बिम्स्टेक संकाय विनियम कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी सहयोग को बढ़ाना है। तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग सदस्य की विदेशी सेवा अकादमियों के संकाय सदस्यों के लिए 5 दिवसीय आदान प्रदान कार्यक्रम ढाका में शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम अपनी तरह का पहला है। इसका उद्देश्य बिम्स्टेक सदस्य देशों के राजनयिकों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र के विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीति का प्रस्ताव करना है। तो ढाका में बिम्स्टेक संकाय विनियम कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। फ्रांस ने गर्भपात अधिकारियों के लिए संवैधानिक संरक्षण की पहल की है। तो फ्रांस ने अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करके वैश्विक स्तर पर पहला राष्ट्र बनकर इतिहास रच दिया है। तो गर्भपात को क्या कर दिया इसने, राइट टू अबॉर्शन कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। फ्रांसीसी संसद के एक विशेष संयुक्त सत्र में इस संवैधानिक संशोधन के पक्ष में एक मजबूत बहुमत देखा गया। 780 मत संशोधन के समर्थन में डाले गए और केवल 72 इसके खिलाफ। तो यह महत्वपूर्ण क्षण फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में स्पष्ट भाषा को शामिल करने का कारण बना, जिससे महिलाओं को कानून के तहत गर्भपात चुनने की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई है। तो फ्रांस ने गर्भपात अधिकारों के लिए संवैधानिक संरक्षण की पहल की है। क्लियर? नेक्स्ट देखो इंटरनेशनल न्यूज है। कोमोरोस, तिमोर लेस्ते अबू धाबी में आयोजित MC13 में WTO के नए सदस्य बने हैं। तो कोमोरोस और तिमोर लेस्ते क्या बने हैं, अबू धाबी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के
न्यू लेटेस्ट सदस्य बनी है। तो 26 फरवरी को कोमोरोस संघ और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्ते औपचारिक रूप से विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बन गए हैं। हस्ताक्षर समारोह डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अबू धाबी यूएई में हुआ। उनके प्रवेश के साथ डब्ल्यूटीओ सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 166 हो गई। सम्मेलन की अध्यक्षता यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री महामहिम डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जैद ने की है। क्लियर? तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबू धाबी में आयोजित MC13 में डब्ल्यूटीओ के 2 नए सदस्य कौन बने हैं? कोमोरोस और तिमोर लेस्ते। क्लियर? नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। विश्व वन्यजीव दिवस 2024 जो कब मनाया गया है? 3 मार्च को बनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है ताकि दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। 2024 के लिए विश्व वन्यजीव दिवस का विषय लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज है। यह दिन हमारे पारिस्थितिक तंत्रों में अविश्वसनीय विविधता की वैश्विक स्वीकृति के रूप में कार्य करता है। पहली बार विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च 2014 को मनाया गया था। तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? 3 मार्च 2024 को मनाया गया। और पहली बार इसे कब मनाया गया था? 2014 में पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। अंतरराष्ट्रीय निरस्तीकरण और अपसार जागरूकता दिवस 2024। तो अस्त्र निरस्तीकरण में सामूहिक विनाश के हथियारों का उन्मूलन और सशक्त बलों और पारंपरिक शस्त्रों की संतुलित कमी शामिल है। अंतरराष्ट्रीय निरस्तीकरण और अपसार जागरूकता दिवस का उद्घाटन 5 मार्च 2023 को मनाया गया। यह वार्षिक कार्यक्रम निरस्तीकरण के महत्व के बारे में विशेष रूप से युवाओं के बीच जन जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह दिन 7 दिसंबर 2022 को अपनाए गए यूएनजीए प्रस्ताव के बाद स्थापित किया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय निरस्तीकरण और अपसार जागरूकता दिवस 2024। क्लियर? नेक्स्ट नेशनल न्यूज है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हमने 4 मार्च 2024 को सेलिब्रेट किया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 4 मार्च को भारतीय सुरक्षा बलों को सम्मानित करने और आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। सुरक्षा बलों में पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल, गार्ड, कमांडो और भारत में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में शामिल अन्य बल शामिल है। इन बलों के प्रयासों और बलिदानों को राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मान्यता दी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में और अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो अजीत डोभाल रिसेंटली अपॉइंटमेंट भी हुआ इनका, तो यहां से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर? सो नेक्स्ट नेशनल न्यूज है। सीएम योगी ने यूपी में युवा उद्यमियों के लिए मायुवा योजना शुरू की है। सो बेसिकली ये आप करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ये तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का शुभारंभ किया है। योजना 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए युवा उद्यमियों को बाजार मुक्त ऋण प्रदान करती है। सरकार का लक्ष्य इस पहल के माध्यम से हर साल 1 लाख युवक उद्यमियों को तैयार करना है। योजना व्यापार संचालन में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देती है और डिजिटल भुगतान विधियों को अपनाने के लिए अनुदान प्रदान करती है। तो सीएम योगी ने यूपी में युवा उद्यमियों के लिए मायुवा योजना की शुरुआत की। तो आपसे पूछे मायुवा योजना कहाँ की योजना है? तो ये उत्तर प्रदेश की योजना है जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, कुछ कैबिनेट के अप्रूवल्स हैं जो 29 बेसिकली फरवरी को किए गए थे। तो उन अप्रूवल से ही ये न्यूज बन के आ रही है। तो देख लेते हैं एक बार। 29 फरवरी 2024 को कैबिनेट की मंजूरी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उन्होंने 29 फरवरी 2024 को कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
सबसे पहले तो 3 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिसमें पूर्वोत्तर को असम में अपनी पहली सुविधा मिली। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं जिसमें नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले किसको फैसिलिटी दी गई है? असम को। सेकंड, 1 करोड़ घरों के लिए 75,000 करोड़ रुपए की रूफटॉप सोलर योजना को मंजूरी दी गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, नेशनल वन हेल्थ मिशन का नेतृत्व करने के लिए नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ के निर्देशक के पद का सृजन वैज्ञानिक एच के स्तर पर स्वीकृत किया गया। खनन के लिए 12 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की रॉयल्टी दर्ज निर्धारित की गई और खरीफ सीजन 2024 के लिए पी एंड के उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। तो 29 फरवरी 2024 को कैबिनेट की मंजूरी। क्लियर? नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला लॉजिस्टिक्स योजना और नीति का शुभारंभ किया। तो कोयला लॉजिस्टिक्स योजना और नीति किसके थ्रू स्टार्ट की गई है? कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी के थ्रू। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय समिति विश्व खनन कांग्रेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कोयला लॉजिस्टिक योजना और नीति का शुभारंभ किया है। योजना का उद्देश्य कोयला निकासी के लिए एक तकनीकी रूप से उन्नत, एकीकृत, किफायती, लचीला, टिकाऊ और विश्वसनीय लॉजिस्टिक पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना है। यह प्रथम माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं में रेलवे आधारित प्रणाली की ओर एक रणनीतिक बदलाव का प्रस्ताव करता है, जिससे रेल लॉजिस्टिक लागत में लगभग 14% की कमी आएगी और प्रतिवर्ष 21,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। योजना से वायु प्रदूषण को कम करने, यातायात जाम को घटाने और कार्बन उत्सर्जन को प्रति वर्ष लगभग 1 लाख टन तक कम करने की भी उम्मीद है। कोयला लॉजिस्टिक्स योजना और नीति। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, केंद्रीय मंत्री ने भारत भर में 3 CIPET केंद्रों का क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली से केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान के 3 केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये केंद्र हिमाचल प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश में। तो ये जो 3 केंद्र है कहाँ कहाँ पर स्टैब्लिश किए गए हैं? एक हिमाचल प्रदेश में होगा, एक झारखंड में होगा और एक मध्य प्रदेश में होगा। सरकार ने पिछले दशक में CIPET केंद्रों की संख्या 23 से बढ़ाकर 47 कर दी है और यह विस्तार पेट्रोकेमिकल उद्योग की वृद्धि का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। तो केंद्रीय मंत्री ने भारत भर में 3 CIPET केंद्रों का उद्घाटन किया है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेशनल न्यूज है, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में उद्घाटन किया गया। तो केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह संयंत्र स्टेनलेस स्टील उद्योग की अग्रणी ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन सुविधा है, जो वैश्विक स्तर पर पहली है। यह भी छत और तैरते सौर प्रौद्योगिकी की विशेषता वाली दुनिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सुविधा है। यह संयंत्र प्रति वर्ष लगभग 2700 मीट्रिक टन और अगले 2 दशकों में 54,000 टन CO2 उत्सर्जन को महत्वपूर्ण रूप से कम करने का लक्ष्य रखती है। तो हम सबको पता है कार्बन इमिशन पे काम चल रहा है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी पार्ट है। उसके साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि जो कार्बन एमिशन है उसको कम किया जा सके ताकि पोल्यूशन कम हो, सस्टेनेबिलिटी बढ़े। तो उसी को लेकर ही लगातार इतने सारे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट हो या कार्बन इमिशन प्रोजेक्ट्स उनको सरकार के थ्रू शुरू किया जा रहा है। क्लियर? आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। विश्व श्रवण दिवस मार्च 2024। तो 3 मार्च 2024 को हमने क्या सेलिब्रेट किया है? विश्व श्रवण दिवस सेलिब्रेट किया। तो विश्व श्रवण मतलब वर्ल्ड हियरिंग डे।
तो विश्व श्रवण दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को श्रवण हानि के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कान और श्रवण देखभाल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2024 की WHD का विषय है सोच बदले, आइए कान और सुनने की देखभाल को भी सभी के लिए वास्तविक बनाएं। दिन सुनने की क्षमता में कमी और संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए कार्रवाई की मांग करता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय कान देखभाल दिवस 3 मार्च 2007 को मनाया गया था और 2016 में इसका नाम बदलकर विश्व श्रवण दिवस कर दिया गया। क्लियर? तो विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है 2024 में असामाजिक पहचान विकार जागरूकता दिवस 5 मार्च। तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे पहले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता था, एक जटिल मानसिक स्वास्थ्य चुनौती प्रस्तुत करता है। इस स्थिति में 2 या अधिक विशिष्ट व्यक्तियां अवस्थाओं का अस्तित्व शामिल होता है, जिनमें से प्रत्येक के अपने विचार, भावनाएं और व्यवहार होती हैं। क्लियर? तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष बेसिकली 5 मार्च को मनाया जाता है। तो इस दिन को पहली बार 2012 में आईवी गार्डन द्वारा मनाया गया था, जो DID के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रभावित लोगों को समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित है। तो असामाजिक पहचान विकार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेशनल न्यूज है, भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लोडिंग का निरीक्षण करके भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की है। यह घटना भारत के पहले स्वदेशी PFBR की निकट पूर्णता को दर्शाता है। परियोजना को पूरी तरह से देश के भीतर भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। 200 से अधिक भारतीय उद्योगों, जिनमें कई MSME शामिल हैं, ने इस ऐतिहासिक परियोजना पर सहयोग किया। तो याद रखना है, भारत का पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम कहां पर लगा है? तमिलनाडु में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बैंक और फाइनेंस से है MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्री है नारायण राणे, जिन्होंने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 3 पहले शुरू किए। तो 1 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में 9वें वार्षिक शक्ति अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी शिखर सम्मेलन के दौरान महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 3 नई पहलों की शुरुआत की है। पहल में पंजीकरण से प्रगति, महिला उद्यमिता मंच उन्नति, उद्यमिता में प्रगति तक और एक मेंटरशिप प्लेटफॉर्म शामिल है। पंजीकरण से प्रगति एक राष्ट्रीय अभियान है जो महिला उद्यमियों को उद्यम के तहत पंजीकरण करने को प्रोत्साहित करता है। WEP उन्नति उद्यमिता से प्रगति तक एक MSME WEP पुरस्कार से पुरस्कार कार्यक्रम है जो व्यापक क्षमता निर्माण समर्थन के लिए है। महिला उद्यमियों के लिए मेंटरशिप प्लेटफॉर्म मेंटरशिप के अवसर प्रदान करता है। तो MSME मंत्री नारायण राणे ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 3 पहलों की शुरुआत की है। क्लियर? तो ये तीनों पहले आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। REC ने BSE और NSE में 5,375 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड सूचीबद्ध किए हैं। तो REC लिमिटेड ने NSE इंडिया और BSE लिमिटेड पर 5,375 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड सफलतापूर्वक सूचीबद्ध किए। पहला बॉन्ड, जिसकी कीमत 2500 करोड़ रुपए है, की परिपक्वता अवधि 10 वर्ष है और ये 7.47% की उपज प्रदान करता है। दूसरा बॉन्ड, जिसकी कीमत 2875 करोड़ रुपए है, की परिपक्वता अवधि 3 साल और 2 महीने है और यह 7.64% की उपज प्रदान करता है। ये बॉन्ड्स को इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा IND AAA और इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा ICRA AAA रेटिंग भी दी गई है। तो REC ने BSE और NSE में 5,375 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड सूचीबद्ध किए। क्लियर? नेक्स्ट देखो,
बैंकिंग एंड फाइनेंस से है, तो फरवरी में क्या हुआ है, जो यूपीआई लेन देन है उसमें मामूली सी गिरावट आई है। मूल्य में 0.7% और मात्रा में 0.8% की गिरावट आई है। तो ये गिरावट से डेटा है मेजरली, तो आपको यही याद रखना है। तो जनवरी में सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन फरवरी में थोड़े कम हो गए हैं। अब इसमें कितनी गिरावट आई है, अगर मैं बात करूं तो इसमें 0.7% की मूल्य में गिरावट आई है और 0.8% की गिरावट मात्रा में आई है। इस गिरावट में योगदान देने वाले कारकों में कई बैंकों में तकनीकी समस्या और महीने की छोटी अवधि शामिल है। फरवरी की यूपीआई लेन देन की मात्रा में 61% और मूल्य में 48% की वृद्धि हुई, जो 2023 की उसी महीने की तुलना में सबसे अधिक। क्लियर? नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो मूडीज ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान 6.8% किया है। तो मूडीज जो वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने 2024 में भारत के लिए अपनी जीडीपी पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। तो यह संशोधन भारत के लिए सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। भारत को मजबूत विकास संभावनाओं और नीति निरंतरता के समर्थन से G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थान दिया गया है। वहीं भारत की जीडीपी वृद्धि की गति 2025 तक जारी रहने का अनुमान है, जिसे 6.4% की अनुमानित वृद्धि दर शामिल है। क्लियर? तो मूडीज ने अभी रिफॉर्म किया है और कितनी बताइए जीडीपी दर भारत की 6.8%। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ये है, भारत नेपाल वित्तीय सहयोग मजबूत, जल्दी डिजिटल भुगतान में क्या करेंगे, शुरू होगा। सो भारत और नेपाल ने डिजिटल भुगतान पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने वित्तीय सहयोग को मजबूत किया है। इस पहल का उद्देश्य सीमा पार लेन देन को सरल बनाना और दोनों देशों के नागरिकों के लिए सुविधा बढ़ाना है। भारत और नेपाल के लोगों के बीच कई वित्तीय सेवाओं की अनुमति देने वाले नियम लाए गए हैं। नेपाल के नागरिकों को प्रति लेन देन 2 लाख रुपए भेजने की अनुमति देने, जिसमें वॉक इन ग्राहक प्रति लेन देन 50,000 रुपए भेज सकते हैं, भी शामिल है। क्लियर? नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ये आरबीआई की मंजूरी फिनकेयर एसएफबी का एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के साथ क्या हो गया है, मर्जर हो गया है। तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को किस में मर्ज कर दिया गया है, एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में मर्ज कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी रूप से मंजूरी या प्रभावी होगा। तो यह विलय बैंकिंग अधिनियम, ये बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट, बैंक विनियम अधिनियम 1949 की धारा 44A के तहत स्वीकृत है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की सभी शाखाएं विलय के बाद अब एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी। फिनकेयर के शेयर धारकों को विलयित इकाई में शेयर प्राप्त होंगे। तो आरबीआई की मंजूरी फिनकेयर एसएफबी का एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के साथ विलय। क्लियर? नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस को गोल्ड लोन देने से रोका है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने आईआईएफएल फाइनेंस पर स्वर्ण ऋणों की मंजूरी देने और वितरण करने पर पूरी तरह से क्या लगा दिया है, बेसिकली प्रतिबंध लगा दिया है। तो यह निर्देश 31 मार्च को कंपनी की वित्तीय स्थिति की व्यापक निरीक्षण के बाद आता है। इसके स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी चिंताएं सामने आई हैं। उसके अलावा बात करें, गोल्ड की शुद्धता और शुद्ध वजन के परीक्षण और प्रमाणन में गंभीर विचलन पाए गए जब ऋण स्वीकृति और डिफॉल्ट पर नीलाम की गई। तो इस वजह से, इन कुछ कारणों की वजह से आरबीआई ने क्या लगा दिया, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। क्लियर? नेक्स्ट है डिफेंस न्यूज। समुद्री लक्ष्मण। अच्छा, समुद्री लक्ष्मण आपको याद रखना किस किस के बीच में होता है, भारत और मलेशिया के बीच में होती है। अभ्यास है ये, जिसको आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट पर आयोजित किया जाएगा। समुद्री लक्ष्मण का जो बेसिकली तीसरा संस्करण है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो इसका 3rd एडिशन है। यह अभ्यास भारतीय नौसेना और रॉयल बेसिकली जो मलेशियन नौसेना के बीच अंतर संचालनता और संबंध को बढ़ावे के उद्देश्य से था। भारतीय नौसेना का जहाज किल्टर और रॉयल मलेशियन जहाज कैडी लेकर ने अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। यह अभ्यास पेशेवर बातचीत, खेल प्रतियोगिताओं,
विशेष आदान प्रदान और संयुक्त कौशल विकास और विविध संचालन पर ध्यान केंद्रित करने वाले समुद्री चरण को शामिल करता है। क्लियर? तो समुद्री लक्ष्मण सीधा सीधा आपको याद रखना किस किस के बीच में कंडक्ट किया जाता है, भारत और मलेशिया के बीच में। नेक्स्ट है डिफेंस न्यूज। तो डिफ कनेक्ट 2024, राजनाथ सिंह ने रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना की क्या की है, शुरुआत की है। तो 2024 में 4 मार्च को नई दिल्ली में डिफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईडेक्स योजना के साथ अभिनव प्रतियोगियों के विकास को बढ़ावा देने की योजना का अनारंभ किया है। योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देना है। यह स्टार्टअप्स को अनुसंधान और विकास के लिए महत्वपूर्ण अनुदान प्रदान करता है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री का यह पूरा इनिशिएटिव है, डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू इसे स्टार्ट किया गया है पूरी तरह से। इस पहल से रक्षा नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। तो अदिति स्कीम याद रखनी है, डिस्कनेक्ट के साथ इसे स्टार्ट किया गया है और ये रक्षा मंत्रालय के थ्रू स्टार्ट की गई। क्लियर? तो डायरेक्ट पूछ लेगा जो अदिति है वो किसके थ्रू लॉन्च किया गया है, तो ये राजनाथ सिंह जी यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू स्टार्ट किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। पहली बार यूएस से भारत साइबर सुरक्षा पहल आईटी कनेक्शनों को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। तो यूएस कॉन्सुलेट और मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने पहली बार यूएसए इंडिया साइबर सुरक्षा पहल की क्या की है, शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आईटी संबंधों को मजबूत करना और प्रमुख वैश्विक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। यह नौकरियों के सृजन, नवाचारी समाधान विकसित करने और साइबर स्पेस में एक परामर्श मॉडल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पहल पुणे, महाराष्ट्र में MCCIA पुणे बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस समिट में शुरू की गई। तो पहली बार यूएस से भारत साइबर सुरक्षा पहल आईटी कनेक्शनों को मजबूत करने के लिए क्या की गई है, शुरू की गई है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो CDOC है जिसे हम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के नाम से जानते हैं, और एक क्वेलकॉम है। इन दोनों ने क्या किया है, एक MOU साइन किया है ताकि भारत में नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके। तो टेलीमेटिक्स के विकास के लिए केंद्र और क्वालकॉम टेक्नोलॉजिक इंक ने भारत में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU पर हस्ताक्षर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में बार्सिलोना, स्पेन में किए गए। क्वालकॉम भारतीय स्टार्टअप, मूल उपकरण निर्माताएं और शैक्षणिक संस्थानों को बुनियादी चिप प्रतियोगियों और क्षेत्र विशेषज्ञता प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्वदेशी दूरसंचार उत्पादों और समाधानों का निर्माण करना है। क्लियर? तो CDOC और क्वालकॉम ने भारत में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्पेसएक्स ने नासा के स्पेसएक्स क्रू 8 मिशन को ISS के लिए लॉन्च किया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए नासा ने स्पेसएक्स क्रू 8 मिशन को क्या किया है, लॉन्च किया है। तो 3 मार्च 2024 को स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के साथ फ्लोरिडा USA के कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा का स्पेसएक्स क्रू 8 मिशन लॉन्च किया गया। क्रू 8 नासा का स्पेसएक्स के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 8वां वाणिज्यिक क्रू रोटेशनल मिशन है। क्रू के मैथ्यू डोमिनिक्स, माइकल बैरेट, जीनत एप्स और अलेक्जेंडर ग्रेबनिक शामिल हैं। मिशन का उद्देश्य ISS पर वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी प्रगति को जारी करना है। तो स्पेसएक्स ने नासा के स्पेसएक्स क्रू 8 मिशन को ISS के लिए लॉन्च किया है। क्लियर? नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। दुनिया की पहली जेट सूट रेस में असली सुपर हीरो उड़ान भरते हैं। तो दुबई ने शहर राज्य की पहली जेट सूट दौड़ के साथ एक असाधारण घटना देखी। ग्रेविटी इंडस्ट्रीज द्वारा दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में हाथों और पेट पर जेट ईंधन से लैस पायलटों का प्रदर्शन किया गया। जेट सूट जो प्रभावशाली 1500 हॉर्स पावर का दावा करते हैं, उन्होंने कई लग्जरी स्पोर्ट्स कारों की शक्ति को मात दी।
दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स द्वारा अपने वाणिज्यिक विमानों जिसमें एयरबस A380 और बोइंग 777 शामिल हैं, उसके लिए उपयोग किए जाने वाले विमानन ईंधन से सूट संचालित थे। क्लियर? तो दुनिया की पहली जेट सूट रेस में असली सुपर हीरो उड़ान भरते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज है। भारत ने चक्षु पेश किया धोखाधड़ी कॉल और टैक्स रिपोर्ट्स करने का एक प्लेटफॉर्म। तो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है चक्षु, जिसका पर्पस क्या है, जो धोखाधड़ी कॉल्स आती हैं, जो फ्रॉड कॉल्स आती हैं और जो टैक्स आते हैं, उनको रिपोर्ट किया जा सके। तो दूरसंचार विभाग ने हाल ही में संचार साथी पोर्टल पर चक्षु सुविधा के साथ डिजिटल इंटेलिजेंसी प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। इस पहल का उद्देश्य साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग का मुकाबला करना है। चक्षु संचार साथी पोर्टल पर शुरू की गई एक नागरिक केंद्रीय सुविधा है। यह व्यक्तियों को कॉल, SMS या व्हाट्सएप सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्राप्त संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाता है। तो दूरसंचार विभाग ने हाल ही में संचार साथी पोर्टल चक्षु लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना चक्षु क्या है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यूरेनस और नेपच्यून की परिक्रमा करते हुए 3 नए चंद्रमा खोजे गए। तो 3 न्यू सैटेलाइट्स या नेचुरल सैटेलाइट्स या 3 न्यू मून डिस्कवर किए गए हैं, जो यूरेनस और नेपच्यून की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ से जुड़े खगोलविदों ने हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में 3 नए चंद्रमा की पहचान की है। इनमें से 2 चंद्रमा नेपच्यून की परिक्रमा करते हैं और एक यूरेनस परिक्रमा करता है। दुनिया भर में शक्तिशाली भू आधारित दूरबीनों का उपयोग करके चंद्रमाओं का पता लगाया गया है। यह खोज यूरेनस की ज्ञात चंद्रमाओं की संख्याओं को 28 और नेपच्यून के लिए 16 तक बढ़ा देती है। तो अब यूरेनस पे कितने हो गए हैं, 28, और उसके साथ साथ नेपच्यून के अब बढ़कर कितने हो गए हैं, 16। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज के साथ। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। तो भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसने अपना 174वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। कब? 4 मार्च 2024 को। तो भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 4 मार्च 2024 को अपना 174वां स्थापना दिवस बनाया। कोलकाता में जो GSI का केंद्रीय मुख्यालय और हैदराबाद में दक्षिणी क्षेत्र के मुख्यालय में उत्सव मनाए गए हैं। यह आयोजन एक भव्य समारोह था जो पूरे देश में अपने सभी कार्यालयों में उत्साह और जोश के साथ गूंज रहा था। GSI के 174वें स्थापना दिवस समारोह ने भूवैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने और भारत की समृद्ध भूवैज्ञानिक धरोहर के साथ गहरे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए GSI की स्थायी प्रतिबद्धता की भी याद दिलाई है। क्लियर? तो भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 174वां स्थापना दिवस मनाया है। डन? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये है। IIT मद्रास ने 4 दिवसीय अखिल भारतीय शोध विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है। तो भारतीय औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास 4 से 7 मार्च 2024 तक अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कर रहा है। यह कार्यक्रम IIT मद्रास के अनुसंधान मामले की परिषद द्वारा आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करना और उनका अन्वेषण करना है। यह अकादमिक और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के साथ संरेखित करता है और नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहित करता है। क्लियर? नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने 17 से 29 फरवरी 2024 तक उत्तर पूर्व क्षेत्र में आयोजित खेले गए चौथे संस्करण की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की कुल चैंपियनशिप जीती, जिसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कुल 71 पदक जीते, जिसमें 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य पदक थे। वहीं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर तीसरे नंबर पर रही।
ओडिशा के उत्कल विश्वविद्यालय की तैराक प्रत्याशा राय और कर्नाटक की जैन विश्वविद्यालय के तैराक जेवियल माइकल डिसूजा क्रमशः सबसे सफल महिला और पुरुष एथलीट्स रहे हैं। क्लियर? ओके, तो याद रखना चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो बिहार सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। मेहरोत्रा वर्तमान में राजस्व और भूमि सुधार के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही सामान्य प्रशासन और संसदीय मामलों की अतिरिक्त जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर रहे हैं। उनका करियर समर्पण और क्षमता से चिन्हित है। वह राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर भी आसीन है, जो उनकी बहुआयामी विशेषज्ञता को दर्शाता है। तो ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। क्लियर? नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने में बढ़त बनाई है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह जी, उनके नेतृत्व में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य ने लगभग 50,01792 आयुष्मान कार्ड जारी किए, जिसमें से 74,382,304 व्यक्तियों को लाभ हुआ है। राज्य में 3,716 अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। कुल 3481252 स्वास्थ्य दावे दायर किए गए, जिनमें से 92.48% का निपटारा हो चुका है। तो काफी अच्छा वो रहा है इनका आयुष्मान भारत कार्ड का। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से याद रखना है आपको 5,000 आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना। नेक्स्ट स्टेट न्यूज से है, आरईसी लिमिटेड ने सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए यूनिसेट के साथ साझेदारी की है। तो आरईसी लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में शैक्षणिक पहलों को मजबूत करने के लिए विज्ञान और शैक्षणिक विकास इकाई के साथ साझेदारी की है। आरईसी फाउंडेशन, जो कि आरईसी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शाखा है, उसने जिले में लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा के लिए 9.91 करोड़ रुपए देने का संकल्प लिया है। यूनिसेट सिद्धार्थनगर जिले में सौर ऊर्जा से संचालित स्मार्ट कक्षाओं और आनंदमय शिक्षण प्रयोगशालाओं को लागू करेगा। यूनिसेट को राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक नवाचार के लिए मान्यता प्राप्त है। तो आरईसी लिमिटेड ने सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए यूनिसेट के साथ साझेदारी की। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट न्यूज है नेक्स्ट, कटक रूपा तरकारी बांग्लार मुस्लिम को जीआई टैग मिला। तो कटक रूपा तरकारी, और जिसे सिल्वर फिलिग्री के नाम से भी जाना जाता है, को चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। सिल्वर फिलिग्री या तारकसी कटक के कारीगरों की बेजोड़ कौशल और सटीकता का प्रमाण है। इस शिल्प का इतिहास 500 से भी अधिक साल पुराना है, जिसमें प्रभाव फोरस से लेकर इंडोनेशिया तक, या जिसका प्रभाव फारस से लेकर इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। इस शिल्प की कटक उड़ीसा में अद्वितीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्वता को जीआई टैग मान्यता देगा। क्लियर? तो कटक रूपा तरकारी, जो तार से क्या होता है, तार को कसकर क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं, जिनमें सिल्वर फिलिग्री भी कहा जाता है। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से है। रैंक्स एंड रिपोर्ट से सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्पाइसर बनकर इतिहास रच रही हैं। तो सब इंस्पेक्टर हैं सुमन कुमारी, जो बेसिकली सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनने जा रही हैं। सुमन ने प्रतिष्ठित प्रशिक्षण ग्रेड प्राप्त किया, जो उनकी प्रवीणता और विशेषज्ञता का प्रमाण है। उन्होंने हाल ही में इंदौर के केंद्रीय सशस्त्र और रणनीति विश्वविद्यालय में 8 सप्ताह का गहन स्नाइपर कोर्स पूरा किया है, और उनकी उपलब्धि उनके असाधारण कौशल और अग्रणी भावना को भी
दर्शाती है। तो याद रखना, भारत की पहली महिला स्नाइपर कौन बनने जा रही हैं? सुमन कुमारी। क्लियर? नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से है। स्टॉलिनर दीवान का अनुवाद पंकज कुमार चटर्जी द्वारा किया गया। उन्होंने रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 जीता है। तो 2024 के लिए रोमन रोलैंड बुक प्राइज के 7वें संस्करण को स्टालिनर दीवान को प्रदान किया गया, जो पंकज कुमार चटर्जी द्वारा जीन डेनियल बॉलोस के फ्रेंच उपन्यास ले दीवान दे स्टालिन का बंगाली अनुवाद है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत में फ्रेंच इंस्टीट्यूट द्वारा एपीजी ट्रस्ट के सहयोग से प्रदान किया जाता है। बंगाली अनुवाद 2023 में न्यू भारत साहित्य कुटीर द्वारा प्रकाशित किया गया था। विजेता प्रकाशन और अनुवाद को 2024 में पेरिस बुक मार्केट और पेरिस बुक फेयर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो स्टालिन दीवार का अनुवाद पंकज कुमार चटर्जी द्वारा किया गया है। क्लियर? सो ये थे 5 मार्च 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। तो एक बार क्विक रिवाइज करते हैं सेशन की आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर चर्चा की थी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हमने सबसे पहले देखा था पीएम मोदी और मॉरिशियस पीएम का ज्वाइंट वेंचर एयर स्ट्रिप और जेटी के लिए। नेक्स्ट बिम्स्टेक का हमने देखा था। ढाका में बिम्स्टेक संकाय विनियम कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। फ्रांस ने क्या कर दिया है, जो अबॉर्शन राइट्स हैं, गर्भपात राइट्स हैं, उनको संवैधानिक कर दिया है। और डब्ल्यूटीओ के 2 नए सदस्य कौन कौन से बने हैं, कोमोरस और तिमोर लेस्टे। उसके साथ साथ हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अपसार जागरूकता दिवस 2024, विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस या वर्ल्ड हियरिंग डे के नाम से जिसे हम जानते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय समाचार में हमने सबसे पहले तो कुछ नेशनल सिक्योरिटी डे के बारे में डिस्कस किया, जो 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके साथ साथ युवा स्कीम यंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सीएम योगी जी ने उत्तर प्रदेश में शुरू की थी और 29 फरवरी 2024 को कैबिनेट की कुछ हमने मंजूरी देखी। उसके अलावा मैं बात करूं तो कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने कोयला रसद योजना और नीति लॉन्च की है और केंद्र मंत्री ने पूरे भारत में 3 सिपेट केंद्रों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट राष्ट्रीय समाचार में हमने इस्पात मंत्री ने स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किया। उसके साथ साथ हमने देखा आयुष्मान भारत के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला स्टेट भारत का कौन सा बना है, उत्तर प्रदेश बना है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर अवेयरनेस डे 5 मार्च को हमने देखा था और भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु में लगाया गया। बैंकिंग से सबसे पहले तो हमने एमएसएमई के थ्रू देखा था। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए कुछ पहलों की शुरुआत की है। उसके साथ साथ हमने आरईसी ने देखा था 2 बॉन्ड्स लिस्ट किए हैं बीएससी और एनएससी में। यूपीआई ट्रांजैक्शन का डिक्लाइन हमने देखा। उसके साथ साथ मूडी की भारत की जीडीपी फोरकास्ट देखी 2024 के लिए। इंडिया नेपाल का फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन देखा और आरबीआई का अप्रूवल देखा, जिसमें फिनकेयर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में मर्ज कर दिया गया है। बैंकिंग और वित्त से भी हमने कुछ न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस पर गोल्ड लोन देने पर प्रतिबंध लगाया। उसके साथ साथ हमने देखा समुद्र लक्ष्मण जो भारत और मलेशिया के बीच में होता है और डेल्फ कनेक्ट जो राजनाथ सिंह ने आदिति स्कीम के थ्रू डिफेंस इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, आईटी कनेक्शन को मजबूत करने के लिए पहली बार यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल शुरू की गई। सीडॉक और कॉलकॉम ने भारत में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। उसके साथ साथ स्पेसएक्स ने आईएसएस के लिए नासा का स्पेसएक्स क्रू 8 मिशन लॉन्च किया है। उसके साथ साथ वास्तविक जीवन के सुपर हीरो दुनिया की पहली जेट सूट रेस में उड़ान भरती है। चक्षु पोर्टल हमने देखा, जहां पर फ्रॉड कॉल्स और टैक्स के बारे में आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया है यूरेनस और नेपच्यून की परिक्रमा करते हुए 3 नए चंद्रमा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 174वां स्थापना दिवस बनाया।
उसके बाद हमने देखे स्पोर्ट्स इवेंट, जिसमें हमने खेल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा की। सबसे पहले तो हमने देखा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, जिसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पदक तालिका में किस पर रहा है? शीर्ष पर रहा है। सेकेंड, हमने राज्य समाचार देखे। राज्य समाचार में हमने देखा आईआईटी मद्रास ने 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की। आरईसी लिमिटेड ने पार्टनरशिप की यूएनएसआईडी के साथ। उसके साथ साथ कटक रूपा तराकाशी को जीआई टैग दिया गया और ब्रजेश मल्होत्रा को बिहार का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। रैंक एंड रिपोर्ट से हमने देखा सुमन कुमारी जो सब इंस्पेक्टर है वो पहली स्नाइपर फीमेल बनी है भारत की। और अवार्ड्स में हमने स्टार लाइनर डिवान अवार्ड्स के बारे में देखा है। क्लियर? तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने 5 मार्च 2024 के डिस्कस किए। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।